वेलकम बैक टू विजय सर क्लासेस। सो हियर आई वेलकम यू ऑल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज में सबसे लास्ट चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बच्चों टाइम थोड़ा आपके अब बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहा है। अब आप लोग को अपनी प्रिपरेशन गियर अप करके करनी है। अब आप लोग को प्रिपरेशन के ऊपर मैक्सिमम फोकस करना है कि आप कितना ज़्यादा अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हो। आप लोग के सामने सारी सिचुएशंस खुली हुई है कि आप लोग को अब आप इतने बड़े तो हो कि सिचुएशंस एक्यूरेटली समझ में आ रही है कि आपके एग्जाम्स किस तरीके से होंगे और किस तरीके से नहीं होंगे। तो इस चीज़ में बिल्कुल भी आप एकदम नेग्लिजेंट होके मत बैठिए कि नहीं हमारे एग्जाम्स तो ऑनलाइन हो जाएंगे, बहुत कोविड बढ़ रहा है, हम लोग तो छोड़ देते पढ़ना। प्लीज़ अगर एग्जाम्स ऑनलाइन हो जाते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तब आप लोग देखिएगा, जिसके चांसेस तो निग्लिजिबल हैं। एग्जाम्स आपके ऑफलाइन ही होने हैं, ठीक है, जिसके चांसेस बहुत निग्लिजिबल हैं। लेकिन अभी ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको पढ़िए। पैटर्न चेंज हुआ है, इस साल आप लोग के रेगुलर स्कूल्स नहीं लगे हैं, तो थोड़ा सा कोप अप करिए पैटर्न के साथ, थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करिए, थोड़ा सा अपने आप के लिए स्टडीज़ को इंटरेस्टिंग बनाइए और फिर काम करने पे उतरिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुद में अपने आप में चीज़ों को बोल लेके चलोगे उतना ज़्यादा चीज़ें एक्चुअली में बोर हो जाएंगी, ठीक है। तो प्लीज़ ये चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखो एंड लेट्स गेट बैक टू स्टडीज़, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हमको पढ़ना है बिजनेस स्टडीज़ के कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो जो आपका लास्ट चैप्टर है, इसमें से आपका जो पोर्शन डिलीट करा गया है वो थे जो लास्ट टॉपिक्स थे, एनजीओज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। एनजीओज वाला जो पॉइंट था कि एनजीओज या कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हैं, और उसके बाद इसमें था आपका इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो उसको डिलीट कर दिया गया है। उसकी जगह ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये चैप्टर इन्हीं पॉइंट्स में चालू होकर इन्हीं पॉइंट्स में जो है चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके अलावा आपके पास और चैप्टर के लिए नहीं है। दूसरी चीज़ मैंने सोचा था थोड़ा सा आप लोगों के साथ एक डिस्कशन करूंगी कि पेपर का फॉर्मेट कैसा आने वाला है। तो मैं ये चीज़ बताना चाह रही थी, आपके 20 मार्क्स के एमसीक्यूज रहेंगे ही, ठीक है। 20 मार्क्स के एमसीक्यूज के साथ साथ मैं एक डिटेल्ड वीडियो इसके ऊपर भी बनाऊंगी ताकि आप चीज़ों को समझ सकें कि क्वेश्चन पेपर एग्जैक्टली आपका कैसे आने वाला है, ठीक है। तो 20 मार्क्स के एमसीक्यूज के साथ साथ आपको वैल्यू बेस्ड एमसीक्यूज भी देंगे या केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज जिनको हम बोल सकते हैं वैसे एमसीक्यूज आएंगे। वाई केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज आएंगे? केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज इसलिए आएंगे क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी कराई जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्चुअल सिचुएशंस में डाला जा रहा है कि इन सिचुएशंस में आप किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हो, और इन सिचुएशन के रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या लग रहा है कि कौन सी वैल्यू सही है, या उनके फॉलोइंग में जो क्वेश्चंस हैं वो सही है कि नहीं है। तो आपके पास वो रहेंगे, आपके पास 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, आपके पास 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन, आपके पास 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारा कैटेगरी आपके पास रहेगा क्वेश्चन का। एंड नेक्स्ट जो अब हम लोग इसको पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ने के बाद और समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट जो मैं आप लोग को बताना चाह रही थी, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट इसी तरीके से रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आपका इसी तरीके से आएगा। आपको थोड़ा सा चेंजेस अपने अंदर लाना है कि आप किस तरीके से उस क्वेश्चन पेपर को समझ के और अपने सामने उसको ला सकते हो। क्वेश्चंस, बिजनेस स्टडीज के क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए सारे चैप्टर्स को अच्छे से रीड कर दो। Don't read it for once, don't read it for twice, read it for thrice, 4 times, 5 times। सिंपली रीड करो। आप लोग को एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स या आप लोग को दूसरे किसी क्वेश्चन आंसर्स को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप 5 से 6 बार सिर्फ एक ही चैप्टर को पढ़ रहे हो, क्योंकि कोर्स इतना सिंपल है, इतना ईज कोर्स है। आपके कोर्स में बिल्कुल भी इश्यूज नहीं आएंगे अगर आप इसको बहुत अच्छे से कर लो तो, ठीक है बच्चों। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले हमको पढ़ना है मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब क्या होता है? मैं, आप, हम सब कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। मैं आपको पढ़ाई करा रही हूँ तो मैं कहीं से पेमेंट ले रही हूँ, मैं कहीं से कुछ चीज़ों को ले रही हूँ, या जैसे कि आप चलो ठीक है, मेरा और आपका ही एग्जाम्पल लो। आप मुझसे पढ़ रहे हो, आप कुछ चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, दैट इज अ कंज्यूमर। कंज्यूमर कभी भी ज़रूरी नहीं है कि वो किसी प्रोडक्ट को ही खरीदता है, वो प्रोडक्ट को भी खरीद सकता है, वो गुड्स, किसी भी गुड्स को, सर्विसेज को, जो टैंजिबल है, इनटैंजिबल है, ये सारी चीज़ों में भी डीलिंग्स जो कहलाती है वो कंज्यूमर की ही कहलाती है। कंज्यूमर मतलब ही होता है कि वो किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहा है, यूज़ कर रहा है,
एनी गुड फॉर द कंसिडरेशन, किसी भी कंसिडरेशन के लिए वो उस पर्टिकुलर सामान को यूज कर रहा है, उस पर्टिकुलर चीज को ग्रास्प कर रहा है, उसको हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं। तो कंज्यूमर जो कंसिडरेशन होता है, कंज्यूमर जो इन कंसिडरेशन लेता है, वो हो सकता है आपसे कैश कंसिडरेशन ले रहा है या आपसे क्रेडिट कंसिडरेशन ले रहा है। कैश या क्रेडिट मतलब है या तो वो आपसे पैसों में पूरा का पूरा डीलिंग जो है वो आपका पैसों में निपटा ले रहा है, या हो सकता है वो पूरी डीलिंग को आपको क्रेडिट में निपटा के दे रहा है। तो दैट इज कैश और क्रेडिट कंसिडरेशन जो है वो आपका इसमें जो है वो डील हो रहा है। तो यही कंज्यूमर इज एनी पर्सन, कंज्यूमर जो है वो कोई भी एक ऐसा इंसान है जो कि गुड्स को कंसिडरेशन में लेता है, मतलब जो भी गुड्स है उनको वो कंसिडरेशन में लेता है, उनको वो पैसों से लेता है और उसके बाद उसको वो अपने पर्सनल यूसेज के लिए यूज करता है। कंज्यूमर कभी भी इसी पर्सनल यूसेज हो सकता है वो खरीद रहा है फिर उसको कहीं पे बेच रहा है, ठीक है। तो ये भी एक कंज्यूमर का प्रोसेस ही है। हमको सिर्फ मतलब ये है कि वो इंसान उस गुड का यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, जो भी कर रहा है वो उस इंसान को अपने लिए कर रहा है। तो दैट इज कंज्यूमर। मतलब मीनिंग ऑफ अ कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर एक ऐसा इंसान है जो कि किसी भी गुड को कंसिडरेशन मतलब अपने लिए खरीद रहा है, उसको हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग अप इज कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कंसेप्ट क्या बोलता है? देखो, वाइड स्प्रेड सी, अगर आप एक मार्केट में जाओगे ना, तो मार्केट में जब तुम लोग को कोई आइडिया नहीं होता, अगर तुम लोग कभी सब्जी लेने भी जाओगे ना, तो मम्मी बोलेंगी कि सब्जी लेके आओगे ना तो यहाँ वाली दुकान में जाना, वहाँ वाली दुकान में मत जाना। या कपड़े भी लेने जाते हो तो मम्मी पापा बोलते हैं ये वाली दुकान में मत लो, ये वाली दुकान में लो, यहाँ पे तुमको सस्ता मिलेगा, ठीक है। ये एक चीज आपको कभी भी घर से स्टेप आउट भी करोगे ना मार्केट में, तो तुमको समझा के भेजेंगे कि ये वाली दुकान में टमाटर 30 रुपए, ये वाली दुकान में टमाटर 20 रुपए। क्यों समझा के भेजते हैं? क्योंकि उनको पता है कि कंज्यूमर्स को, या जो भी आप कंज्यूमर हो, आप उस पर्टिकुलर कमोडिटी को खरीदने जा रहे हो तो आप उस चीज़ के कंज्यूमर हुए। हर किसी को ये चीज़ पता है कि जब आपको कोई चीज़ की नॉलेज नहीं है, जब आपको किसी बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आपको बहुत ईजिली मैनिपुलेट करा जा सकता है, बहुत ईजिली आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तो यही चीज़ का फ़ायदा जो होता है, ये हर कोई सेलर जो होता है वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है कि वो आपकी इन चीज़ों, वो आपको इस तरीके से मैनिपुलेट करता है, वो आपको इस तरीके से गुमराह, मैं बोल सकती हूँ, वो आपको इस तरीके से मैनिपुलेट करके गुमराह करेगा कि आप कभी भी सही प्रोडक्ट को नहीं खरीद सकते हो। आप हमेशा, आपको वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करके भेज देगा। जैसे मम्मी लोग जाएंगे सब्जी लेने के लिए तो उनको एक सब्जी का बहुत अच्छा सा आइडिया होता है, उनको पता है कि अगर इस रेट में ये सब्जी मिल रही है तो परफेक्ट है। हम लोग कभी कुछ सामान उठा के लेके आ जाएंगे तो हमेशा हमको ये मिलता है कि हाँ भाई तुमको ये और सस्ते में मिल सकता था, इस तरीके से मिल सकता था। वैसे क्यों मिलता है? क्योंकि सबको जब हम खरीदने जाते हैं तो हर चीज़ का आइडिया होना ज़रूरी नहीं है। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमको ये हम हर चीज़ सीख के नहीं आते हैं। ये हो सकता है कि आपको नहीं पता हो कि वो सामान क्या है, ये सामान क्या है, ये हमको कुछ भी आइडिया नहीं हो, ठीक। तो उस आइडिया को ही कवर अप करने के लिए, उस आइडिया को ही एक बड़े तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की हमको ज़रूरत है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन को हम लोग वाइडर टर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में क्या है, ये आता है कि किस तरीके से हम लोग ये जो कंज्यूमर है इसको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, इसको नॉलेज दे सकते हैं और इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि ये किसी भी तरीके से किसी भी मैनिपुलेशन में ना आए, मैनिपुलेशन के कारण इसको कभी भी लॉस फेस ना करना पड़े। जैसे आजकल कभी कभी मोबाइल्स में कॉल आते हैं कि हम SBI से बात करें, हमको आपका कार्ड नंबर चाहिए, OTP चाहिए, ये सब कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंडर में आता है। आज हमको ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन कैसे मिली है कि कभी अगर आपको कोई कॉल करके बोले कि आपका अकाउंट ब्लॉक करने वाले हैं तो आप अपना OTP मत बताइए, कैसे मिली ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन? मुझे तब मिली है जब मुझे किसी ने कुछ जब मेरे साथ कुछ हुआ है, जब मेरे साथ प्रैक्टिकली कोई चीज़ हुई है, या जो गवर्नमेंट है या जो भी लोग हैं उन्होंने इन चीज़ों को बढ़ा के दिखाने की कोशिश करी कि ये चीज़ गलत है। तो दैट इज व्हाट कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज नोन फॉर। कंज्यूमर्स के साथ अगर किसी भी पॉइंट पे कोई भी चीज़ गलत होती है, अगर कोई भी चीज़ खराब तरीके से हो रही है, तो हमको यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के थ्रू में या कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंडर में हमको ये हेल्प मिलता है कि हम एज एन कंज्यूमर खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। खुद के लिए बहुत सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनके थ्रू हम अपने आप को, राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग खुद को प्रोटेक्ट करके जो भी मैनिपुलेशन या फ्रॉड हो रहा है या जो भी मिसलीडिंग एक्टिविटी
एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको अवॉइड करके हम लोग एक सही तरीके से परचेज का या खरीदने का जो भी एक प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको कैरी आउट कर सकते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये एक बहुत वाइडर टर्म है जो कि इंक्लूड करता है कि हमको कंज्यूमर्स को इंफॉर्मेशन, बहुत करेक्ट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है और कंज्यूमर्स को हेल्प करना है, कंज्यूमर्स को टाइम टू टाइम जो है वो हमको हेल्प करना है ताकि वो अपना एक कुछ बड़े अच्छे तरीके से कर सकें और उनको कोई भी किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड ना हो। क्लियर एवरीवन? ठीक है, देखो ये कंज्यूमर था, उसके बाद हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बाद अब हमको पढ़ना है वेज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। वाई हमको कंज्यूमर प्रोटेक्शन के वेज क्या है, मतलब हम लोग को किस तरीके से कंज्यूमर प्रोटेक्शन को रेगुलेट करना चाहिए, किस तरीके से हमको कंज्यूमर प्रोटेक्शन को हम लोग चैनलाइज कर सकते हैं, हम लोग एक पूरे सीरीज में ला सकते हैं। वो हमारा आता है वेज फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो पहला हमारा कंज्यूमर है, दूसरा उसके बाद हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, तीसरा उसके बाद आता है हमारा वेज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मतलब हमको कंज्यूमर प्रोटेक्शन के वेज चाहिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के तरीके चाहिए। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। मैं इतने डिटेल में आपको इसलिए समझा रही हूँ ना, क्या है कभी कभी ये सारे जो पॉइंट्स है, क्या इन सारे पॉइंट्स को जब हम लोग लिखने जाते हैं, सी स्टूडेंट्स, जब हम लोग सीबीएसई का पेपर लिखने जा रहे होते हैं ना, तब क्या होता है ऑलरेडी हम लोग सारा चीज गुफ अप करते हैं कि किसी एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो तो उसको वर्ड टू वर्ड याद हो जाता है, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपना वर्ड टू वर्ड एकदम सिंगल पॉइंट भी याद कर लेता है। लेकिन जब हम एक एवरेज मीडियोकर स्टूडेंट लेवल पे हैं, अगर हम लोग बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो हमको हर एक कंसेप्ट को समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम कंसेप्ट को जब समझेंगे और जो जैसे मैं पढ़ाना चाहती हूँ, मैं जिन वर्ड्स को यूज करती हूँ, इन वर्ड्स को यूज करने का मेरा मोटिव ये होता है कि आप ये वर्ड्स को उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर में लिखो। क्योंकि क्या होता है, मैं समझ गई कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब धोखाधड़ी से बचना होता है, एक सिंगल लाइन। लेकिन अगर आपको यही चीज को 3 मार्क्स का दे दिया गया है, आपको उसको 120 वर्ड्स में कंप्लीट करके आपको दिखाना है, तो क्या आपका ये 120 वर्ड्स में कंप्लीट हो जाएगा? नहीं होगा ना। अगर आपको वो 50 वर्ड्स भी बोलता है तब भी आपका ये चीज कंप्लीट नहीं होगा। आपको एक एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए, एग्जैक्ट एक पूरा मीनिंग चाहिए, कुछ वर्ड्स चाहिए जिनके बेसिस पे आप सेंटेंस फॉर्म करके लिख सकते हो। तो मेरा समझाने का मोटिव जो होता है वो हमेशा यही रहता है कि मैं आपको किस तरीके से वर्ड्स दे रही हूँ, उन वर्ड्स को आप एनालाइज करो, उन वर्ड्स को आप समझो एंड देन उन वर्ड्स को आप लिखो और उन वर्ड्स को आप समझ के एक पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कैरी आउट कर सको, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो जब आप उसको लिखने जाते हो तब में। ठीक है बच्चों? ठीक। नेक्स्ट, मूविंग अहेड, वेज फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के वेज क्या क्या होते हैं? पहला वेज आता है सेल्फ रेगुलेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस को इस तरीके से रेगुलेट करना चाहिए, बिजनेस को इस तरीके से एक प्रोसेस में कैरी आउट करना चाहिए जिस तरीके से बिजनेस में कभी भी कोई आपके ऊपर उंगली उठा के ना बोले कि नहीं आपने मुझे गलत क्वालिटी ऑफ सामान सर्व करा है। सेल्फ रेगुलेशन ऑफ बिजनेस मतलब ही होता है कि आपको बिजनेस को इस तरीके से संभालना है, आपको बिजनेस को इस तरीके से हेल्प आउट करना है, आपको बिजनेस को इस तरीके से एक प्रॉपर प्रोसेस में लाना है जिस प्रोसेस में आपके ऊपर कभी कोई क्वेश्चन अप ना करे कि आपने बिजनेस को इस प्रोसेस में लाया और ये बिजनेस जो है बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं चल रहा है। तो सेल्फ रेगुलेशन, एक बिजनेसमैन का हमेशा खुद का ये मोटिव भी होना चाहिए कि वो बिजनेस को हमेशा एकदम सही मोटिव्स के साथ, सही प्रॉपर प्रोसेस के साथ रखे, ताकि कहीं पे भी उसको लॉस जैसी कोई सिचुएशन फेस करनी ना पड़े और कंज्यूमर्स की तरफ से उसको कभी भी कोई फॉल्स एक्विजिशन या किसी भी तरीके का उसके ऊपर ब्लेम नहीं लगना चाहिए कि आपने मुझे सही तरीके से ट्रीट नहीं करा बीइंग अ कंज्यूमर। ठीक है। नेक्स्ट इज बिजनेस एसोसिएशन। बिजनेस एसोसिएशंस होते हैं, ऐसे बहुत सारे एसोसिएशंस होते हैं जो बिजनेस को रूल करते हैं, गवर्न करते हैं। ये सारे एसोसिएशन की अंडरटेकिंग्स होती है, ये सारे एसोसिएशंस का डिपार्टमेंट होता है कि ये प्रॉपर तरीके से अंडरगो करते हैं कि कोई बिजनेस फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज में तो इन्वॉल्व नहीं है। अगर इनको ऐसा लगता है कि कोई भी बिजनेस हाउस जो है वो इस तरीके से फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज या मिसलीडिंग एक्टिविटीज में है, तो वो उसके प्रोसेस को उसी टाइम रोकने की कोशिश करते हैं और उनको सही तरीके से जो भी उनका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, जिस प्रोसीजर में उनको रियलाइज कराया जा सकता है कि आप गलत कर रहे हैं, उस पूरे प्रोसीजर में उनको वो लोग शिफ्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज कंज्यूमर अवेयरनेस। आपको कंज्यूमर्स के लिए एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है, कंज्यूमर्स के लिए आपको अवेयरनेस, कंज्यूमर्स के अंदर आपको अवेयरनेस लानी है, कंज्यूमर्स को जागरूक बनाना है। जो एक ऐड आता था ना, जागो ग्राहक जागो, ये कंज्यूमर अवेयरनेस का ही पॉइंट है। कंज्यूमर्स को हमको जागरूक बनाना है कि वो समझें कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, हमारी नेसेसिटीज़ क्या हैं और उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले, ना कि किसी और चीज़ के अकॉर्डिंग वो डिसीजन को ले सकें। ठीक है।
फिर उसके बाद है कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन। कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है बहुत सारे छोटे छोटे कंज्यूमर्स के ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये रोल प्ले करते हैं। क्या रोल प्ले करते हैं? उन लोग कंज्यूमर्स के बिहाफ पे जो भी बिजनेस हाउसेस, जिन भी बिजनेस हाउसेस ने उनके साथ मिसलीडिंग एक्टिविटी करी है, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करी है, उन बिजनेस हाउसेस के अगेंस्ट में इन लोग केस फाइल करवाते हैं। उन बिजनेस हाउसेस के अगेंस्ट में इन लोग बहुत सारे एक्शन, लीगल एक्शंस के लिए इनिशिएट करवाते हैं, ताकि जो भी इस पर्टिकुलर चीज़ का शिकार हुआ है, जिसके ऊपर भी ये सारी चीज़ें हुई है, वो अपने आप को बचा सके और अपने आप को बेटर तरीके से सबके सामने प्रेजेंट कर सके। ठीक है। फिर उसके बाद आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब होता है कि सरकार के ऊपर ये चीज़ सरकार के ऊपर है ये चीज़, सरकार को देखनी चाहिए कि वो काम को जो है वो सही तरीके से कर रहे हैं, काम को बिल्कुल भी गलत तरीके से कैरी आउट नहीं कर रहे हैं। बिकॉज एंड ऑफ द डे आप कितना भी बोलो कि मैं अपने बिजनेस को संभाल रही हूँ, या 2-4 ऑर्गेनाइजेशंस अगर अपने बिजनेस को संभाल लें तो उससे कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट के पास भी ऐसे लॉज होने चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए कि कल को अगर किसी कंज्यूमर को इन लोगों ने फॉल्स एक्टिविटी में इंडल्ज करा है, अगर कोई किसी कंज्यूमर के साथ इन्होंने कोई गलत हरकत करी है, किसी गलत तरीके से उनको चीट करने की कोशिश करी है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट उनकी भी हेल्प कर सके इक्वल अमाउंट में, ताकि वो लोग अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सके, अपने लोगों को भी प्रोटेक्ट कर सके और अपने आप के लिए भी अपना एक सेटल्ड प्लान सॉर्ट ऑफ क्रिएट कर सकें। ठीक है, ये आपका वेज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन था कि किन वेज में आप कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ऐसे कौन से वेज हैं जो कि नेसेसरी है कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इन वेज के बेसिस पे कुछ कंज्यूमर्स के राइट डिसाइड हुए हैं। ये राइट्स जो है कंज्यूमर को एक्सरसाइज करने से या कंज्यूमर्स को यूज करने से, अगर कंज्यूमर्स अपना इनमें से इन जो 6 राइट्स हैं, इन 6 में से कोई भी अगर एक राइट को एक्सरसाइज करना चाहते हैं, कोई भी एक राइट को यूज करना चाहते हैं, तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, कोई भी इन अ लॉन्ग रन ऐसा बिजनेस हाउस नहीं है जो कि इन राइट्स को एक्सरसाइज करने से उनको मना कर दे। क्योंकि अगर कोई मना कर रहा है मतलब वो ज़रूर किसी ना किसी तरीके से आपको फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, और वहाँ पे एक कंज्यूमर की ड्यूटी होती है कि अगर उनको ये राइट्स की बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल रही है, उनको अगर फ्रॉड उनको ये चीज़ लग रही है, तो उनको वहीं पर अपने आप को शांत करके इसके वहाँ से अपने आप को खुद को निकालना चाहिए। उस सिचुएशन में जाना ही नहीं चाहिए जहाँ पे इस तरीके की फ्रॉड एक्टिविटीज़ को प्लेस दिया जा रहा है या वो वहाँ पे हो रही हैं। फिर उसके बाद है रिड्रेसल मैकेनिज्म अवेलेबल। अगर इन राइट्स को एक्सरसाइज करने के बाद भी आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, सपोज अगर एकदम लॉन्ग रन में कुछ सही में गलत हो जाता है, तो ये 3 केसेस हमारे पास अवेलेबल हैं। इन 3 केसेस में कोई भी एक केसेस, इन 3 केसेस, ये 3 कमीशंस हैं हमारे पास, इन 3 कमीशंस में जाके आप अपने केसेस के बारे में अप्लाई कर सकते हैं। मूविंग अहेड, कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर राइट्स मतलब क्या होता है? सबसे पहले कंज्यूमर्स के हक, राइट्स मतलब हक। कंज्यूमर्स को क्या क्या हक अवेलेबल है कि वो कभी भी अगर किसी एक सेल परचेज की सिचुएशन में है और उस सेल परचेज की सिचुएशन में उनके साथ जो है धोखाधड़ी हो रही है, तो उस सिचुएशन से वो खुद को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी मतलब कंज्यूमर्स का हक है कि वो ऐसे ही गुड्स को खरीदे जो उनको नुकसान ना पहुंचाएं, उनके लिए सेफ हो। ठीक है, अगर सपोज इसका एग्जांपल ले लो, अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीद रहे हो, जैसे अभी होली का टाइम है, ठीक है, होली में आपको खुले गुलाल भी मिलते हैं, आपको हर्बल पैकेट वाले गुलाल भी मिलते हैं। आपका राइट है कि आप हर्बल पैकेट वाले गुलाल पसंद करते हो तो आप लो। क्यों? क्योंकि वो स्किन के लिए, वो आपके हाथ के लिए वो बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं होते। जो दूसरे गुलाल होते हैं वो थोड़े से आपकी स्किन के लिए हार्श होते हैं, इसके कारण आपकी स्किन में बहुत खराब इफेक्ट भी पड़ता है। तो ये राइट टू सेफ्टी जो है, राइट टू सेफ्टी का मतलब ये होता है कि आपको हक है कि आप अपनी सेफ्टी को जज करो, आप अपने आप को जज करो कि मैं किस लेवल पे सेफ हूँ, और जिस लेवल पे आप सेफ हो उस लेवल के ही गुड्स को आप खरीदो। आपको कोई भी प्रेशराइज नहीं कर सकता कि आप इसी गुड को खरीदोगे, उसी गुड को खरीदोगे। फिर उसके बाद है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन की एक राइट मिलनी चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का एक हक मिलना चाहिए कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड हो रही है टाइम टू टाइम, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया जा रहा है। अगर आपको और सपोज आप जिस भी गुड को खरीद रहे हो उस गुड के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, आप बिल्कुल ब्लैंक नहीं हो उस गुड के बारे में, है ना। अगर कोई भी सेलर जो है वो आपको इस तरीके से बेचता है कि नहीं इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है या हम नहीं बता सकते, मतलब वो सिचुएशन आपके लिए गलत है। तो ऐसे सिचुएशन में आप बिल्कुल भी डील नहीं
नहीं करोगे, आपको जब पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको जब A to Z सारी डिटेल्स मिलेंगी, तभी आप यहाँ पे उस चीज़ को करोगे, नहीं तो आप नहीं करोगे। फिर उसके बाद है राइट टू चूज। आपको चूज करने का भी राइट है। अगर कोई सेलर आपके ऊपर प्रेशराइज करके बोल रहा है कि आपको यही सामान लेना पड़ेगा और कुछ नहीं, मतलब वहाँ पे आपका राइट कैंसिल हो जा रहा है। आपको पूरा हक है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी एक गुड को चूज करो और उसी गुड को आप खरीदो, या उसी गुड को आप जो भी करना चाहते हो आप उसी गुड को कंज्यूम करो। किसी के प्रेशर में आके किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को खरीदना आपको कुछ भी एज सच कोई कंपल्शन नहीं है। राइट टू चूज इज बेसिकली कि आपके पास हक है कि आप चूज करो और आप उस अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ही गुड्स को खरीदो। फिर उसके बाद है राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड मतलब है कि आपको सुनने का हक है। अगर सपोज आपको कोई ऐसी गुड दे दी गई है, कोई ऐसी सर्विसेज दे दी गई है जो कि एक्यूरेट क्वालिटी की नहीं है, जिसकी क्वालिटी जो है परफेक्ट नहीं है, उसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं ख़त्म है, कहीं ना कहीं गिरी हुई है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे अगर आप इस केस को लेके जा रहे हो, जो जिससे भी आपने सामान खरीदा, जो भी आपका सेलर है, अगर आप इस केस को लेके जा रहे हो उसके पास कि मुझे ये सामान सही तरीके से नहीं सर्व करा गया था, मुझे ये सामान की सही क्वालिटी चाहिए, तो वहाँ पे आपका हक है कि आपको सुना जाएगा, आपके ऊपर कंसिडर करा जाएगा कि हाँ आप क्या कर रहे हो और आप क्या नहीं कर रहे हो। फिर उसके बाद है राइट टू सीक रिड्रेसल। आपको रिड्रेसल सीक करने को मिलेगा। रिड्रेसल सीक करना मतलब होता है आपको जो भी भुगतान हो रहा है ना, सपोज अगर आपको कोई खराब क्वालिटी ऑफ गुड्स जो है वो सर्व कर दिया गया, आपको कोई खराब क्वालिटी दे दी गई है, तो वहाँ पे आपको रिड्रेसल सीक करने को मिलेगा। मतलब वहाँ पे आपको रिड्रेस करने को मिलेगा जो भी आपके इश्यूज हैं, जो भी है उसके बेसिस पे आपका जो भी एक पर्टिकुलर अमाउंट बनता है या जो भी आपका कंपनसेशन बनता है बोलना चाहिए, वो कंपनसेशन आपको मिलनी चाहिए और ये आपका हक है। अगर आप इस चीज़ को एक्सरसाइज कर रहे हो कि ये मेरा हक है, मुझे आपसे लेना है, तो आप गलत नहीं हो, आप बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हो। फिर उसके बाद है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन मतलब मुझे कंज्यूमर को एजुकेट होने का पूरा हक है। अगर आप किसी दुकान में खड़े होकर पूछ रहे हो कि ये सामान क्या है और इस सामान को आप मुझे क्यों दे रहे हो, दूसरा सामान क्यों नहीं दे रहे हो, अगर आप उस सामान के बारे में डिटेलिंग पूछ रहे हो कि ये सामान का फंक्शन क्या है, ये किस तरीके से फंक्शन करेगा, अगर आप उस सामान के बारे में एजुकेट होना चाह रहे हो तो वो आपका हक है। अगर कोई भी सेलर आपको ये सारी डिटेल्स देने से मना करता है तो उसके अगेंस्ट में आप केस करने के लिए लायबल हैं। क्यों? क्योंकि उसने आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, उसने आपको प्रॉपर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उस इन्फॉर्मेशन से आपको छुपा के रखा है। तो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन भी आपका एक वैलिड पॉइंट है। इसमें एक और पॉइंट आता है कि कंज्यूमर्स की कंप्लेन कौन फाइल कर सकता है। कंप्लेन फाइल करने का जो हक होता है वो हमेशा ही कंज्यूमर्स के पास ही होता है। कंज्यूमर्स जो होते हैं वही कंप्लेन अपनी फाइल कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करा है इन एनी अदर कंसिडरेशन, मतलब किसी भी कंसिडरेशन पे उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करा है, तो उनका हक है कि वो उस चीज़ के कंजम्पशन के बेसिस पे जो भी केस बन रहा है, अगर किसी तरीके का कोई केस बन रहा है तो उसको फाइल करें, नहीं तो नहीं भी वो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है रिड्रेसल मैकेनिज्म अवेलेबल। रिड्रेसल मैकेनिज्म अवेलेबल मतलब होता है कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर इनमें से किसी एक राइट को एक्सरसाइज करने के बाद भी आपके पास कोई गलत हरकत हुई है या आपके साथ कोई फ्रॉड या मिसलीडिंग एक्टिविटी हुई है, तो उसके बाद भी जो आपके पास केसेस अवेलेबल हैं वो ये केसेस हैं। सबसे पहला है डिस्ट्रिक्ट फोरम, उसके बाद है स्टेट कमीशन, फिर तीसरा है नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट फोरम मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जैसे हम जिला बोलते हैं ना, वो उस जिले के लेवल पे जो भी केसेस हो रहे हैं, जो भी फ्रॉड हो रहा है, जो भी आपके साथ मिसलीडिंग एक्टिविटी हो रही है, हम डिस्ट्रिक्ट फोरम में ऐड करते हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम में 20 लाख तक के केसेस को एंटरटेन करा जाता है। ठीक है, उसके बाद 20 लाख से बढ़ के जो 1 करोड़ तक के केसेस, जो 50 लाख तक के केसेस होते हैं, वो हम स्टेट कमीशन में स्टेट कमीशन और उसके बाद नेशनल कमीशन में 1 करोड़ तक के केसेस को वैलिडिटी है। मतलब इतने अमाउंट तक के केसेस की इतनी जगहों पे हमने वैलिडिटी पढ़ ली है। डिस्ट्रिक्ट फोरम मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अगर आपका कोई एक बहुत छोटा सा केस है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाइए। लेकिन अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के नतीजे से या जो भी रिजल्ट्स आपके फेवर में आ रहे हैं या आपके अगेंस्ट में आ रहे हैं, जो भी है, अगर आप उस रिजल्ट के साथ सेटिस्फाइड नहीं है, अगर आप उस रिजल्ट के साथ खुश नहीं हैं, तो आप स्टेट फोरम में कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आप स्टेट कमीशन के भी रिजल्ट से खुश नहीं है तो आप नेशनल कमीशन में कर सकते हैं। ये सारा कुछ जो होना चाहिए, ये 3 जो हैं, ये 3 पूरे इंटर रिलेटेड हैं। डिस्ट्रिक्ट का अगर आपको डिसीजन पसंद नहीं आया तो आप 15 दिन के अंदर में करिए। 15 दिन के अंदर अगर यहाँ पे आपको पसंद नहीं आया स्टेट का, तो स्टेट के 15
15 दिन के अंदर में आप नेशनल में करिए। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल है, ये तीनों पूरी तरीके से इंटर रिलेटेड है, कोई किसी से अलग नहीं है, सारे के सारे जो है वो इंटर रिलेटेड है। डिस्ट्रिक्ट का अगर आपको डिसीजन नहीं पसंद तो आप स्टेट जाइए, स्टेट नहीं तो नेशनल। अगर आपका अमाउंट जो है डिस्ट्रिक्ट में होने के बाद भी अगर आपका अमाउंट जो है वो 20 लाख के पार जाता है तब आप डायरेक्टली स्टेट में कंप्लेन कर भी सकते हैं, तब आपको डिस्ट्रिक्ट के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके केस का अमाउंट 20 लाख के पार का है तो आप स्टेट में करिए, अगर स्टेट में होने के बाद आपके केस का अमाउंट 1 करोड़ तक का जाता है तब आप वहाँ पे नेशनल कमीशन में आप कंप्लेन कर सकते हैं। ये 3 जो रिड्रेसल मैकेनिज्म एजेंसी दी गई हैं, ये 3 अपने अपने लेवल पे सेट करी गई हैं, ठीक है। इनमें जो सिलेक्शन ऑफ जजेस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी गवर्नमेंट सर्विसेज, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट, इनके जो रिटायर्ड इनके जो जज होते हैं वही, ये रिटायर्ड नहीं, वही जो जज हैं वो यहाँ पे सर्व करते हैं अपनी ड्यूटीज़ को। इनका अपॉइंटमेंट पूरी तरीके से, जो नेशनल कमीशन है उनका अपॉइंटमेंट तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट इनके जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, इनके अपॉइंटमेंट्स की पूरी ड्यूटी जो होती है वो दूसरे वो जो आपके स्टेट हेड्स हैं उनको मिली होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये 3 कमीशन को आपको स्टडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इनके बेसिस का इनका जो डिफरेंस है ये पूछता ही है। ये मैंने बहुत टाइम देखा है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में भी देखा है। इनका जो डिफरेंस है ये आपको एक कंपलसरी क्वेश्चन आता ही है और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना भी आपके लिए ज़रूरी है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको एक तरीके से पैराग्राफ में दे दे, एक पैराग्राफ प्रिपेयर करके दे दे कि इस केस में ये सारी चीज़ें हुई है, अब बताइए इसको नेशनल कमीशन में न जाना चाहिए, MCQs फॉर्म करके दे दे। इस तरीके से इसमें कुछ भी आ सकता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो अनडाउटेडली हैवी मार्क्स हैं, उसमें भी 6 मार्क्स का चैप्टर है। आई गेस ये 6 मार्क्स के चैप्टर के साथ साथ ये एक बहुत अच्छा और इजी चैप्टर है। आप एक लाइन से सोचो, आज अगर आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया मतलब आपके 6 मार्क्स हो गए। आप फिर कोई एक चैप्टर कर रहे हो, आपका वो 8 मार्क्स हो जा रहा है। ऐसे कर करके आपके 80 मार्क्स जो है वो इजीली हो जाएंगे। एंड जब आप बिजनेस में 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट लेके चलते हो तब आपके 79, 70 प्लस स्कोर्स होते हैं। तो उस स्कोर को अगर आपको अटेन करना है, उस स्कोर की आपको ग्रेविटी समझनी है, उस स्कोर को आपको समझना है कि वो स्कोर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन सारी चीज़ों को पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंज्यूमर्स के राइट्स को आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। कंज्यूमर्स की इसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज समवट सिमिलर ओनली, ठीक है, कि कंज्यूमर्स की खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको हर परचेज के बाद में अपना बिल कलेक्ट करना चाहिए, उनको सारी चीज पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही किसी सामान को चूज करना चाहिए। क्योंकि अगर दोनों केसेस 2 वे होते हैं। अगर उसने आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप मांगिए, अगर उन्होंने आपको बिल सामने से नहीं दिया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बिल मांगोगे, ठीक है। तो ये 2 वे प्रोसेस होता है। तो ये वो भी करेंगे, ये आप भी करेंगे। तो यहीं पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज और राइट्स जो होते हैं वो बहुत समवट सिमिलर होते हैं। आप इनकी जो थरो रीडिंग है, आप NCERT रीडिंग करना चाहते हैं, अगर आपको NCERT की लैंग्वेज इजी लगती है तो आप NCERT रीडिंग करिए। अगर आपको पूनम गांधी या संदीप गर्ग है, आई गेस ये सारे बुक्स, ये जो राइटर्स हैं इनकी बुक्स अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उसको रीड करिए। जिसकी लैंग्वेज आपको ईजी लग रही है आप उस लैंग्वेज को रीड करिए। एक रिलायबल करके भी बुक है, वो भी बहुत अच्छी है, रिलायबल भी मैंने पढ़ी है, वो भी बहुत अच्छी है, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लग रही है आप उस लैंग्वेज को पढ़िए, लेकिन अपने कंसेप्ट्स क्लियर करिए। बिकॉज बिजनेस स्टडीज विल नॉट गो एनीथिंग, मतलब वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है अगर आपने अपने कंसेप्ट्स को नहीं पढ़ा है। तो आपको अपने कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे लेवल पे क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर नहीं करोगे तब तक यू आर ऑफ नोवेयर, ठीक है। तो आई होप ये चैप्टर जो है ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो गया हो, ये चैप्टर आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कुछ भी चीज़ मुझसे पूछनी है या अगर आपको कुछ भी चीज़ इसमें कुछ और ऐड ऑन करवानी है तो प्लीज़ हमको कमेंट करके नीचे बताइएगा। हम सारे आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे जितना हो सके। ओके, टिल देन विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, पढ़ाई चालू कर दीजिए बच्चों अब अपनी, क्योंकि बोर्ड्स आने वाले हैं। एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।